तो देखो पंखा तेज करो, हाँ बस ठीक है, और हो जाएगा भैया, ठीक है। देखो अब बेसिकली हमारे पास गुड्स से रिलेटेड कुछ वर्ड्स मिलेंगे, सही बच्चे ध्यान से समझेंगे इधर। जैसा कि आपको पता है गुड्स क्या होता है, तो गुड्स बेसिकली वो आइटम्स होते हैं विच आर परचेज फॉर द पर्पस ऑफ रीसेल और टू मेक फिनिश प्रोडक्ट, या जो हमने खरीदे हैं किस लिए खरीदे हैं, आगे बेचने के लिए, तैयार माल बनाने के लिए, जो टेंजिबल नेचर के हैं, विच कैन बी टच, विच कैन बी सीन, विच हैव अ फिजिकल एग्जिस्टेंस, और जो हम किस लिए खरीदते हैं, आगे बेचने के लिए या फिर तैयार माल बनाने के लिए। अब हम गुड्स से रिलेटेड कुछ वर्ड्स को हम समझेंगे। बेसिकली गुड्स से रिलेटेड हमारे पास कुछ वर्ड्स हैं, तो मैं ये कह सकता हूँ टर्म्स रिलेटेड विद गुड्स, ठीक है। यानी कि गुड्स आएगा तो गुड्स से संबंधित ये टर्म्स आएंगे। एक है परचेजेस, क्या है बेटा, परचेज, और एक टर्म क्या आएगा, सेल्स। परचेज फिर आपकी दो तरीके की बनेगी, कैश परचेजेस और क्रेडिट परचेजेस। समझ में आ रही बात या नहीं आ रही? एक आपकी कैश परचेज बनेगी और दूसरी कौन सी परचेज बनेगी, क्रेडिट परचेजेस। वैसे सेल्स भी आपकी दो तरीके की बनेगी, कैश सेल्स और कौन सी सेल्स बनेगी हमारी, क्रेडिट सेल, कैश सेल और क्रेडिट सेल, ठीक है। अब परचेज होगा तो ऑब्वियस सी बात है एक परचेज रिटर्न आएगा। क्या आएगा बेटा, परचेज रिटर्न। अब क्या होता है समझा रहा हूँ, पर जब क्रेडिट परचेज करेंगे तो एक वर्ड और आएगा, क्रेडिटर्स। कौन सा वर्ड आएगा, क्रेडिटर्स। जब हम क्रेडिट सेल करेंगे तो एक वर्ड और आएगा, डेटर्स। तो ऐसे हम कनेक्शन में पढ़ते हैं तो अच्छा रहता है। अब क्रेडिट सेल होगी तो सेल्स रिटर्न भी आएगा पिक्चर में, क्या भी आएगा, सेल्स रिटर्न। डेटर आएगा तो डेटर के साथ कुछ वर्ड कनेक्ट होंगे, सोलवेंट और एक इंसॉल्वेंट। इंसॉल्वेंट आएगा तो इंसॉल्वेंट से कनेक्टेड एक बैड डेट्स आएगा, फिर बैड डेट्स आएगा तो एक बैड डेट से कनेक्टेड एक वर्ड आएगा, बैड डेट्स रिकवर्ड। और डेटर और क्रेडिटर से रिलेटेड एक वर्ड और आएगा, डिस्काउंट। कौन सा वर्ड आएगा, डिस्काउंट। डिस्काउंट में भी दो तरीके का बनेगा, एक ट्रेड डिस्काउंट और एक बेसिकली कैश डिस्काउंट, ठीक है। अब डिस्काउंट हम दे भी सकते हैं और डिस्काउंट हमें मिल भी सकता है। अगर हम डिस्काउंट देंगे तो डिस्काउंट अलाउड, और अगर हमें डिस्काउंट मिलेगा, बिजनेस को डिस्काउंट मिलेगा, उसको हम क्या बोलेंगे, डिस्काउंट रिसीव। इन सब वर्ड को अब हम समझते हैं, ठीक है। तो बातों में अभी आप मज़े में मेरे से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 टर्म्स आप मेरे से सीख जाओगे, और टेंशन लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। ये सारे टर्म्स के बाद जो एक्सप्लेनेशन है वो ऑलरेडी हमारे नोट्स में लिखी हुई है, ठीक है। हमें यहाँ पर लॉजिकली चीज़ों को समझना होता है। बेसिकली गुड्स से कनेक्टेड टर्म्स है परचेजेस। अब इधर देखो मेरी तरफ, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ परचेज। परचेज एक अकाउंटिंग टर्म है जो हम कब यूज़ करते हैं, वेन एवर वी परचेज द गुड। जब कभी भी हम गुड्स खरीदेंगे तो हम अपनी बुक्स में कभी गुड्स का अकाउंट नहीं बनाएंगे, हम हमेशा कौन सा अकाउंट बनाएंगे, परचेजेज अकाउंट। मतलब गुड्स क्या होता है, वो सामान जो हम ला रहे हैं बेचने के लिए, या वो सामान जो हम ला रहे हैं फिनिश प्रोडक्ट बनाने के लिए। अब मान लीजिए मेरा बिज़नेस शर्ट्स बेचने का, टी शर्ट्स बेचने का, ट्राउजर्स बेचने का है, तो मैं टी शर्ट्स खरीद के ला रहा हूँ, शर्ट्स खरीद के ला रहा हूँ, ट्राउजर्स खरीद के ला रहा हूँ, तो मैं ऐसे नहीं लिखूँगा टी शर्ट्स अकाउंट, शर्ट्स अकाउंट, नहीं। जब कभी मैं गुड्स परचेज़ करूँगा तो मैं हमेशा कौन सा अकाउंट बनाऊँगा अपने बुक्स में, परचेज है। हाँ बिल्कुल। तो परचेज़ अगर कोई आपसे पूछे, परचेज़ का मतलब खरीदना भी होता है, इंग्लिश टर्म भी है, वो तो आपने सीख ही रखा है, वो एक अलग चीज़ है। लेकिन परचेज एक अकाउंटिंग टर्म भी है, और वो क्या रिप्रेजेंट करता है, वेन एवर वी परचेज द गुड्स वी ऑलवेज ओपन दी परचेज अकाउंट। तो परचेज इज एन अकाउंटिंग टर्म यूज्ड इन अकाउंट्स फॉर परचेज ऑफ गुड्स। तो वेन एवर वी परचेज द गुड्स वी विल ऑलवेज ओपन कौन सा अकाउंट, परचेज। लेकिन मशीनरी परचेज करिए तो हम गुड्स परचेज अकाउंट नहीं बनाएंगे, क्योंकि मशीनरी गुड्स थोड़ी होती है। बोलो यार, मोबाइल खरीदी है तो मोबाइल के लिए तो मोबाइल अकाउंट बनेगा, या मैं इन्वर्टर खरीद रहा हूँ, या कोई एसेट अकाउंट बनेगा जो भी है उसके नाम से। लेकिन गुड्स खरीदूंगा मैं, क्या खरीदूंगा, गुड्स। तो गुड्स के लिए हम कौन सा अकाउंट बनाएंगे, परचेज अकाउंट। समझ में आ गई बात। खरीदारी बोलते हैं एक तरीके से हम इसको। परचेज हमारे पास दो तरीके के, कैश परचेज और क्रेडिट परचेज। व्हाट इज कैश परचेज, हमने सामान खरीदा और हैंड टू हैंड पेमेंट कर, जब हम टाइमली पेमेंट कर देते हैं
विद इन टाइम पेमेंट कर देते हैं, उसको बोलते हैं हम कैश परचेज। लाइक 2 दिन में, 4 दिन में, 1 दिन में, जो भी उसने हमें टाइम दिया है। एंड व्हाट इज़ क्रेडिट? अब पेमेंट कैश का मतलब जरूरी नहीं है कैश ही दो, आप ऑनलाइन भी दे सकते हो, पेटीएम भी कर सकते हो, गूगल पे भी कर सकते हो। आगे बात समझ? हाँ, कैश का मतलब इमीडिएटली टाइम से पैसे देना। क्रेडिट परचेज का मतलब क्या होता है? उधार पेमेंट करना, बाद में पैसे देना। जब हम सामान खरीद रहे हैं लेकिन पैसा हम क्या देंगे बेटा? बाद में। जब हम उधार खरीदारी करते हैं, EMI भी क्रेडिट पे आएगा। हाँ EMI भी क्रेडिट पर ही आएगा, क्योंकि हम वी आर नॉट मेकिंग द पेमेंट्स इमीडिएटली। समझ में आई बात या नहीं? तो दैट इज़ क्रेडिट परचेज। उसके अलावा कैश परचेज हो जाता है। वैसे एक सिस्टम और रहता है, उसको हम हायर परचेज सिस्टम बोलते हैं। एक इंस्टॉलमेंट सिस्टम अलग है, वो आप थोड़े बड़े हो जाओगे तो तब समझा दूँ। जैसे इंस्टॉलमेंट सिस्टम वो एक तरीके से EMI हो गया, जिसमें जिस टाइम हम कुछ खरीद रहे हैं उस टाइम हम पेमेंट कर रहे हैं, और बाकी पेमेंट हम किस में पे कर रहे हैं? धीरे धीरे इंटरेस्ट के साथ पेमेंट करते हैं। क्रेडिट परचेज में हमें इतना लंबा टाइम नहीं मिलता है, 1 महीने 2 महीने का जो भी उसकी पॉलिसी रहेगी उतना टाइम मिलेगा, एंड विद इन दैट टाइम वी हैव टू पे। हमें क्या करना पड़ेगा? पैसा देना पड़ेगा। समझ में आया? तो कैश को हम नगद खरीदारी बोलेंगे, क्रेडिट परचेज को हम क्या बोलेंगे बेटा? उधार खरीदारी। ठीक है बेटा, क्लियर हो गई बात? चलो आगे की तरफ अगर हम चलते हैं तो व्हाट इज़ सेल। अब सेल वर्ड तो आपने पहले भी सुना हुआ है। जैसे हम कई बार ही आप कभी गोलगप्पे खाने गए तो आप कभी कभार पूछ लेते हो, देखते हो उसका काम धंधा सही चल रहा है, तो आप कहते हो भैया आपकी सेल कितनी हो जाती है। ये हमारे डेली बेसिस पे भी एक लेमन लैंग्वेज भी में भी यूज़ कर देते हैं, जो व्यक्ति पढ़ा लिखा नहीं है वो भी यूज़ कर देता है। आप मान लीजिए मोमोज़ की शॉप पे जाते हो, आप आपस में डिस्कस करते हो, अरे यार इस भाई की सेल सही है। इवन आपने कॉमर्स नहीं ली बट आप 9th-10th में भी ये बात डिस्कस करते थे कि हाँ यार इस भाई की क्या है? सेल सही है। यानी सेल अच्छी होने का मतलब आप क्या रिप्रेजेंट कर रहे हो? सेल का मतलब आप क्या कह रहे हो? उसके पास जो सामान है ना, उसके पास जो गुड्स है, इधर देख लीजिए, वो जो गोलगप्पे हैं या जो मोमोज़ हैं वो उसके अच्छे लेवल पे बिकते हैं। समझ में आई? यानी कि सेल वहाँ पर आप किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहे हो? जो आप सामान सेल आउट कर रहे हो। ठीक है बेटा, क्लियर? हेलो, ठीक है ठीक है। ठीक है, कोई नहीं, ओके। तो आप 5 से पहले नहीं आ पाओगे क्या? चलो ठीक है, करते हैं फिर उसी टाइम बात करते हैं। हाँ हाँ, कोई दिक्कत नहीं। ओके, समझ आया बेटा? क्लियर होगी बात? तो कोई सेल आपसे पूछे तो सेल्स एक अकाउंटिंग टर्म है जो हम अकाउंट्स में यूज़ करते हैं फॉर सेल ऑफ गुड्स। वेन एवर वी सेल द गुड्स वी ऑलवेज ओपन सेल्स अकाउंट। तो परचेजेस की जगह हम कौन सा अकाउंट बनाएंगे? अभी हम जब अकाउंटिंग करनी सीखेंगे तो हम कौन सा अकाउंट बनाएंगे? परचेजेज अकाउंट। और जब हम सामान सेल करेंगे तो हम कौन सा अकाउंट बनाएंगे? सेल्स अकाउंट। ठीक है बेटा, सेल्स क्लियर हो गया? यस सर। सेल हमारे पास 2 तरीके की है, कैश सेल और क्रेडिट सेल। व्हाट इज़ कैश सेल? हमने सामान बेचा और हैंड टू हैंड इमीडिएट टाइमली हमें पैसा मिल जाता है, उसको हम क्या बोलते हैं? कैश सेल, नगद बिक्री। सेल्स को हम बेसिकली क्या बोलते हैं? बिक्री भी बोलते हैं। और क्रेडिट सेल का मतलब क्या होता है? उधार बिक्री। हमने सामान बेचा और पैसे हमें बाद में मिलेंगे, पैसे अभी हमें हैंड टू हैंड नहीं मिल रहे हैं, तो उसको हम बोलते हैं क्रेडिट सेल। समझ में आया नहीं है? जी सर। सेल्स रिटर्न बच्चों वाली चीज़ है। व्हाट इज सेल्स रिटर्न? बिका हुआ माल वापस आना। आपको हमेशा किसके पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है? बिजनेस। ये बात मैं आपको पहले ही समझा चुका हूँ। तो आप बिजनेस ने सामान बेचा, और कस्टमर ने सामान क्या कर दिया? वापस। उसको हम क्या बोलते हैं? सेल्स रिटर्न। बिका हुआ माल वापस आना। समझ में आई बात? ये नहीं सर क्यों आता है? आपको पता ही है यार, लेट डिलीवरी, डिफरेंट कलर, डिफरेंट साइज़, डिफेक्टिव पीस। मान लीजिए मैंने टी शर्ट्स खरीदी, बे की कस्टमर को, कस्टमर ने घर पे आके टी शर्ट चेक करी, पता लग रहा पीछे एक होल है, तो कस्टमर तो नहीं रखेगा, या तो उसको एक्सचेंज करा लेगा। एक्सचेंज करा लेगा तो सेल ही मानी जाए, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि बट वो कह रहा है जी मुझे नहीं लेना है, तो क्या कर रहा है? सामान वापस कर रहा है। तो सेल्स रिटर्न। कई बार क्या होता है? बिका हुआ माल जो हमने सामान बेचा है वो हमारा क्या होता है? वापस आ जाता है, उसको हम क्या बोलते हैं बेटा? से। आपको हमेशा किसके पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है? बिजनेस। इस बात को आप हमेशा ध्यान रखना। समझ में आया? उसी तरीके से परचेज रिटर्न है। व्हाट इज़ परचेज रिटर्न? हमने सामान खरीदा कहीं से, पहले परचेज क्या होता है? वेन एवर वी परचेज द गुड्स वी ऑलवेज ओपन परचेज अकाउंट। तो परचेज एक अकाउंटिंग टर्म है जो हम किस लिए यूज़ करते हैं? फॉर परचेज ऑफ गुड्स। अब जो हमने सामान खरीदा, अब हम उस सामान को क्या कर रहे हैं? वापस कर रहे हैं। किसको वापस कर रहे हैं? सप्लायर को। अब किसी सामान खरीदा, हमारे पास डिफेक्टिव सामान आ गया, हमारे पास लेट डिलीवरी आई, या फिर हमने एक कोको कोला मंगाई थी छोटी वाली 10 वाली, लेकिन उसने 30 वाली भेज दी, तो मुझे क्या करना है भाई? हमारे पास कस्टमर तो छोटे वाले के हैं, तो उसको तो कई बार हम सामान खरीदा हुआ माल क्या कर देते हैं? वापस कर देते हैं। क्यों वापस कर देते हैं?
लेट डिलीवरी आया है, डिफरेंट साइज़ है, डिफरेंट कलर्स है, या फिर डिफेक्टिव पीस है, रेट फ़ोन पे बात हुई थी अलग और रेट बता रहा है कुछ अलग, समझ में आई बात या नहीं? इसको हम बोलते हैं परचेज रिटर्न। अब परचेज रिटर्न को हम दूसरे नाम से भी जानते हैं, इसको हम बोलते हैं रिटर्न आउटवार्ड। परचेज रिटर्न इज आल्सो नोन एज रिटर्न आउटवार्ड। आउटवार्ड यानी कि मान लो पहले सामान लाया मैं, सामान लाते तो इन हो जाता, अब सामान को मैं वापस कर रहा हूँ, हमारे बिजनेस से सामान बाहर जा रहा है, इसलिए आउटवार्ड हो गया। उसी तरीके से सेल्स रिटर्न का दूसरा नाम भी है, क्या नाम है सेल्स रिटर्न का बेटा? रिटर्न इनवार्ड। जैसे आपका यहाँ का नाम कुछ अलग है, स्कूल का नाम अलग है और घर का नाम आपका अलग हो सकता है अलग या नहीं है ना? तो बस वही, लेकिन रहता तो एक ही बंदा है। तो पेपर में अगर रिटर्न इनवार्ड हो या फिर सेल्स रिटर्न हो, दैट इज़ वन एंड सेम थिंग। क्लियर है बात? अब हम एक वर्ड पकड़ते हैं क्रेडिटर। चलो क्रेडिटर ही पकड़ लेते हैं। वो आर क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स वो लोग हैं जिनसे हम उधार सामान खरीदते हैं, जिनसे बिजनेस उधार सामान लेता है। समझ में आई बात नहीं है? या सर्विसेज लेते हैं। मैं बिजनेस हूँ तो मैंने किसी से उधार सामान खरीदा, इधर देखो तो लोग हैं वहाँ पर, तो मैं उनसे उधार सामान खरीदा, तो ठीक भाई पैसे बाद में दूंगा। अगर मैंने पैसे हैंड टू हैंड दे दिया तो वो मेरा क्रेडिटर नहीं बनेगा, लेकिन मैंने सामान क्या करा? उधार खरीदा। Whenever a business purchase goods on credit, that is known as credit purchase. But the parties from whom we purchase goods on credit or take services on credit, then those parties are known as creditors. समझ में आई बात है? तो वो लोग जिनसे हम यानी कि बिजनेस उधार सामान खरीद रहा है। आई बात समझ? बिजनेस में होता है या हम भी किसी से उधार में खरीदेंगे तो वो हमारा क्रेडिटर होगा। देखो आप अपने उसमें भी समझ सकते हो, पर्सनल लाइफ में भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हम जो पढ़ रहे हैं अकाउंटिंग वगैरह वो बिज़नेस की करते हैं। कोई व्यक्ति अपनी इंडिविजुअल की तो अकाउंटिंग करता नहीं है। करना चाहो तो आप कर सकते हो, आप भी एक जनरल टर्म्स हैं भाई, एसेट्स तो एसेट्स ही होंगी, वो आपकी इंडिविजुअल एसेट्स हो जाएंगी। अब आपके सर पे भी कर्जा है, आप कॉमर्स वाले, तो ऑब्वियस सी बात है आप उसको अपनी पर्सनल लाइफ में भी अप्लाई करोगे। आपने अपने पर्सनल किसी दोस्त से सामान लिया, उधार लिया, कुछ भी लिया, आप उसे क्रेडिटर बोल दोगे, लोन बोल दोगे, पैसा उधार लिया है तो वो तो सेम चल जाएगा। बट जब कभी भी हम अकाउंट्स पढ़ रहे हैं तो हमें अपने इंडिविजुअल लेवल से अकाउंट नहीं पढ़ना है, हमें किसके लेवल से पढ़ना है? बिज़नेस के पॉइंट ऑफ व्यू। समझ में आया नहीं है? तो बिज़नेस जिन लोगों से उधार सामान खरीदता है या फिर बिज़नेस जिनसे क्या करता है? उधार सर्विसेज लेता है, तो वो लोग जिनसे हम उधार सामान ले सकते उसको हम क्या बोलते हैं? क्रेडिटर्स। समझ में आई बात? क्रेडिटर्स हमारे सर पे कर्जा होता है, इसको हम आगे जाकर पढ़ेंगे। क्रेडिटर्स क्या होता है? कर्जा। और कर्जे को हम अकाउंट्स में क्या बोलते हैं? अकाउंट्स की भाषा में इसको क्या बोला जाता है? लायबिलिटीज़। क्या बोला जाता है इसको? लायबिलिटी। जब थोड़े बड़े हो जाओगे अभी समझाऊंगा इसको। समझ में आया बच्चों? तो गुड से कनेक्टेड परचेज क्लियर, सेल्स क्लियर, कैश परचेज, क्रेडिट परचेज, कैश सेल, क्रेडिट सेल, सब कुछ क्लियर। सेल्स रिटर्न का दूसरा नाम रिटर्न इनवार्ड। ठीक है बेटा, ध्यान रखना इस चीज़ को। और परचेज रिटर्न का दूसरा नाम क्या है? रिटर्न आउटवार्ड। ठीक है, अब हम चलते हैं, एक वर्ड है हमारे पास डेटर। कौन सा वर्ड है बेटा? डेटर। तो सीधी सी बात है, जब हम जिन लोगों को बिजनेस उधार सामान बेचता है ना, उन्हें हम क्या बोलते हैं? डेटर्स। तो जैसे कि ये हमारा बिजनेस है, फॉर एग्जांपल दिस इज़ कोई भी बिज़नेस का आप एग्जांपल ले लीजिए। तो मान लेते हैं सैनी स्टेशनरी है, तो सैनी स्टेशनरी उधार सामान बेच रहा है। तो सैनी स्टेशनरी जिन लोगों को उधार सामान दे रहा है या जिस बिज़नेस को उधार सामान दे रहा है उसको मेरे बेटा हम क्या बोल देंगे? डेटर्स। उसके लिए वो क्या बन जाएगा? डेटर। समझ में आई या नहीं है? तो बिज़नेस जिन लोगों को उधार सामान देता है या फिर क्या करता है मेरे बेटा? सर्विसेज देता है, या फिर क्या करता है? सर्विस। सामान का मतलब गुड्स देना। क्या देना? गुड्स देना। तो ये लोग हमारे लिए क्या बन जाते हैं? इस बिज़नेस के लिए ये लोग क्या बन जाएंगे? डेटर्स। तो आपको हमेशा किसके पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है? बिज़नेस। तो मैं बिज़नेस हूँ, इधर देखो मैं बिज़नेस हूँ, मैंने उधार सामान बेचा, उधार सर्विसेज दी। तो वो लोग जिनसे हमें पैसे लेने, जिनको हमने उधार सामान या सर्विसेज दिया है, वो लोग हमारे क्या बनते हैं? डेटर। और डेटर को हम आगे जाकर, अभी जब मैं आपको एसेट समझा दूंगा तो डेटर हमारी एसेट्स बनेगी। क्या बनेगी? एसेट्स। वो मैं समझाऊंगा जब आपको एसेट्स पता चलेगा। और एसेट्स में कौन सी एसेट्स बनेगी? करंट एसेट्स, क्योंकि मुझे डेटर से पैसे लेने होंगे। एसेट्स का बेसिकली मतलब होता है कोई भी ऐसी चीज़ जिस पे हमारा अधिकार है, जो हमें पैसा कमाने में मदद करे। जैसे मोबाइल एसेट है, ये एसेट है, ये मोबाइल है, आईपैड है, ये सब एसेट है, लैपटॉप, जहाँ पे दुनिया भर के एसेट्स हैं, क्योंकि इन सब पे हमारा अधिकार है, हमें पैसा कमाने में मदद कर रही है। तो अगर मैंने किसी को उधार सामान बेचा तो उस पर भी तो अधिकार है या मैंने किसी को उधार सर्विसेज दी है उस पर भी तो अधिकार है। उसके घर चला जाऊँगा मैं, भाई पैसे दे यार, तेरे को पढ़ाया है, तेरे को सर्विसेज दी है, तो पैसे नहीं दे रहा। आई बात समझ में या नहीं? ये सब क्या बन जाएंगे? डेटर। डेटर भी हमारी एसेट्स होती है। क्लियर हो गई बात या नहीं आई? तो डेटर्स वो लोग जिन्हें हम उधार सामान बेचते हैं। अब डेटर्स में दो तरीके के लोग निकलेंगे। अब उधार तो हमने दे दिया, अब उधार वापसी करेंगे या नहीं करेंगे डिपेंड करता है। डेटर में दो तरीके के लोग बनेंगे, या तो अच्छे लोग निकलेंगे या फिर क्या निकलेंगे? बुरे लोग। अरे बोलो यार। अच्छे लोग वो लोग जो हमारा पैसा टाइम से वापस करते हैं।
दोज पर्सन वो आर इन अ पोजिशन टू क्लियर देयर डेट्स ऑन टाइम। मैंने आपको उधार सामान दिया, आपने मुझे पैसा मेरा टाइम से वापस कर दिया, तो आप हो सोलवेंट। आप क्या हो? सोलवेंट। सामान बेका, पैसा मिल गया, सामान बेका, पैसा मिल गया, खत्म। इंसॉल्वेंट क्या होता है? मैंने मान लो मैंने इनको सामान बेका और ये मेरा पैसा नहीं दे रही, क्या सर रोना धोना कर रही है, सर काम धंधा नहीं चल रहा, कहाँ से पैसे दें, ये है वो है। इंसॉल्वेंट होगा जो मतलब अपने दिए गए टाइम पे पैसा नहीं देगा या हाँ। कभी कभी नहीं देगा। हाँ, मतलब जो इनकैपेबल है, जो पूरा पैसा देने में असमर्थ है, जो अपने आप को कोर्ट में घोषित कर देता है कि मैं दिवालिया हो जाऊँ, मेरे बस की है ही नहीं पैसा देना। समझ में आई बात है नहीं? इंसॉल्वेंट का मतलब दिवालिया निकलना। टाइम से तो पैसे नहीं दे रहा, वो दे ही नहीं रहा एक तरीके। ऐसा नहीं है कि हो सकता है वो कुछ पैसा दे, कुछ पैसा ना दे। अगर वो कुछ भी पैसा नहीं देता है तो फुल्ली इंसॉल्वेंट हो जाएगा। अगर वो कुछ पैसा दे देता है तो पार्टली इंसॉल्वेंट हो जाएगा। आई बात समझ में नहीं? तो इंसॉल्वेंट का मतलब दिवालिया निकलना। वो व्यक्ति जो अपना कर्जा टाइम से चुकाने में सक्षम नहीं है, या वो व्यक्ति जो अपना कर्जा पे नहीं कर पा रहा, आइदर फुल्ली और पार्टली, उसको हम क्या बोलेंगे? इंसॉल्वेंट। बैड डेट्स क्या होता है? अब नाम से ही पता चल रहा है बैड डेट्स। बैड डेट्स का मतलब जो पैसा डूब गया। जो पैसा क्या हो गया बेटा? डूब गया। कर्ज लिया था और डूब गया। नहीं, अब हमने किसी को उधार सामान बेचा था, तो मैंने आपको उधार सामान बेचा था, आपने तो पैसे दे दिए। मैंने आपको उधार सामान बेचा था, आपने पैसे नहीं दिए, तो बताओ मेरा पैसा डूब गया या नहीं डूब गया? अरे बोलो यार। तो भाई पैसा डूबने का मतलब सामान तो मेरा पैसे का ही आया था एक तरीके, जो मेरा अमाउंट इरिकवरेबल फ्रॉम द मार्केट, जो मार्केट से मेरा पैसा रिकवर नहीं हो पाया। और अमाउंट इरिकवर किसकी वजह से नहीं हुआ? सॉल्वेंट लोगों की वजह से, इंसॉल्वेंट की वजह से। इंसॉल्वेंट, इसलिए हम एक कनेक्शन में पढ़ रहे हैं। आई बात समझ में? तो कई बार ऐसा होता है हमारा पैसा डूब जा। अभी मैं आपको बताऊं, पिछले सेशन में भी 22-23 अभी हमारा ख़त्म हुआ है, और 22-23 का ही मैं बताऊं तो कम से कम अभी हमें पिछले सेशन का ही 25,000 रुपये के आसपास बच्चों से फ़ीस लेनी है। छोटे बच्चे भी हैं उसमें, बड़े बच्चे भी हैं, टोटल 25,000 के आसपास हमें फ़ीस लेनी है। अब ये पैसा मिल जाता है तो ठीक है, नहीं मिलता तो फिर बैड डेट्स बन जाएगा। समझ में आई बात ही नहीं? तो व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ बैड डेट्स? बैड डेट्स का मतलब जो अमाउंट ई रिकवर्ड, जो अमाउंट रिकवर नहीं होगा। बैड डेट्स हमारे लिए लॉस होता है। तो जो पैसा डूब गया बेटा, उसको हम क्या बोलते हैं? बैड डेट्स। और बैड डेट्स इज कंसिडर्ड एज लॉस। आ गई बात समझ? कौन चाहे, कोई चाहेगा कि उसका बैड डेट्स होए? बताओ। मैं चाहूँगा कि आप मेरा पैसा ना दो, बोलो। कोई नहीं चाहेगा ना। अब क्या होता है, कई बार अच्छे इंसान होते हैं। अब जैसे मैं इन्हीं का एग्जांपल लेता हूँ, माइंड मत करना, एग्जांपल ले रहा हूँ, ठीक है? जैसे कि 23-24 है, क्या नाम है आपका? भूमिका। तो भूमिका को मैंने पूरे साल सर्विसेज दी, पूरे साल पढ़ाया, और ठीक है, भूमिका ने बोला सर मैं आपको ना पेमेंट कर दूँगी, ये वो, कोई बात नहीं, ठीक है। अब हमारे साथ क्या होता है, बच्चा एक बार अपनी प्रॉब्लम बताता है और हम फिर ठीक है यार आपकी प्रॉब्लम है, कोई बात नहीं, बात हो गई है, दे देना आप। हम चाहते हैं कि पैसों की वजह से पढ़ाई का नुकसान किसी का भी ना हो। अब मान लो आपकी अप्रैल से क्लासेस शुरू है, अप्रैल मई जून जुलाई पूरे मार्च तक क्लासेस चली, मान लेते हैं 1,000 रुपये आपकी फ़ीस है, और 12 महीने तक आपकी फ़ीस बनी 12,000 रुपये। और हमने बोला कि भाई ठीक है आपकी जो है, अब जब भी भूमिका को बोलते कह रहे सर आ जाएगी, पैसों की टेंशन मत लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आपका पैसा कहीं नहीं जा रहा है, आप टेंशन मत लो, ठीक है भाई। अब ये आ गए 31 मार्च 24। अब जैसे ही मार्च आया तो भाई अब अगला सेशन शुरू होना था 1 अप्रैल से। तो यहाँ पर क्या हुआ, मार्च में 10-12 तारीख तक पेपर ख़त्म हो गए। तो हमने कहा चलो अब भूमिका को फ़ोन करके देख लेते हैं। तो जैसे फ़ोन कर रहे हैं तो भैया फ़ोन स्विच ऑफ जा रहा है, फ़ोन बंद जा रहा है। अब यार ये 12,000 रुपये की बात है। फिर 2-3 बार ट्राई करा हमने, दूसरे नंबर से ट्राई करा, तो फिर बात हुई। बात होने के बाद जो है भाई हमने बोला हेलो, हाँ जी मैं संजय बोल रहा हूँ संजय क्लासेस से। अब आप भूमिका बोल रहे हो, बेटा आप पढ़े थे, आप प्लीज़ हमारी फ़ीस सबमिट करा दीजिए। उधर से रिप्लाई आता है हेलो कौन संजय? मैं नहीं जानती भाई कौन संजय, आई डोंट नो भाई, मैं किसी संजय को नहीं जानती, और अगली बार मेरे पास फ़ोन मत करना। चलो जी बहुत ही बढ़िया, ये रिप्लाई आया। मैंने कहा चलो कोई इशू नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो जब मेरे को ऐसा रिप्लाई मिला तो फिर बेटा मैंने अब सोच लिया, हम कॉमर्स वाले हैं, हमने अपने अकाउंटिंग करने में सोचा भाई ये 12,000 रुपये नहीं मिल रहे, तो 12,000 रुपये हमारे डूब गए। समझ में आई या नहीं आई? अरे जवाब दो यार। अब देखो यहाँ पर मैंने उधार सर्विसेज दी थी, उधार सर्विसेज देने से भूमिका क्या बनी थी हमारी? डेटर। जिन लोगों को हम उधार सामान या सर्विसेज देते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं? डेटर्स बोलते हैं। अरे बोलो यार। तो जैसे ही हमने उन लोगों को डेटर्स बनाया, अब भूमिका ने क्या करा, पैसे नहीं दिए तो हमारा बैड डेट्स बन गया। ठीक है भाई, मैंने कहा चलो बैड डेट्स क्या हो गया, हमारा लॉस हो गया, नो प्रॉब्लम, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैंने फिर दोबारा फ़ोन भी नहीं करा। फिर अगला सेशन शुरू हुआ 1 अप्रैल 2024। अब नए सेशन की बात करते हैं।
24-25 में, ठीक है। अब भूमिका दोबारा से अप्रैल में हमारे पास क्लास लेने आई, कह रही कि सर मुझे तो आपसे ही पढ़ना है, ये है वो है, आपने अच्छा पढ़ाया है। तो फिर अब भूमिका कहती है कि सर, तो मैंने कहा बेटा आपकी ना पहले वाली फ़ीस रह रही थी, तो वो आप तो फिर क्या नाम है, वो कह रही हाँ हाँ सर मैं लेकर आई हूँ, आप फ़ीस टेंशन मत लो। तो भूमिका जो है जब 12th में आई है तो वो फ़ीस लेकर आई है। तो मैंने पूछा बेटा आपने ऐसा क्यों बोला था, कह रही सर मेरे को नहीं पता किसने, मेरा तो फ़ोन चोरी हो गया था और मेरा तो फ़ोन पता नहीं कहाँ चलेगा, मैंने उसके बाद वो नंबर कभी लिया ही नहीं। तो आपको पता ही है अगर आप नंबर यूज़ नहीं करते तो वो नंबर किसी और को दे दिया जाता, पता है ना ये बात आपको, ठीक है। प्रैक्टिकल लाइफ में धीरे धीरे आपको आइडिया हो जाएगा। तो फिर अब देखो अच्छे लोग भी होते हैं मार्केट में, ऐसी बात नहीं है। तो ये जो पैसा मैंने इस पिछले साल डूबा हुआ मान लिया था, 23-24 में मैंने क्या मान लिया था, डूबा हुआ। पिछले साल मेरे चेहरे पर नुकसान यार, लॉस हो गया, बड़ा दुख होता है यार, मैं इतनी मेहनत करते हैं पैसा ना मिले। अब बताओ 24-25 में अगर भूमिका पहले वाला पैसा दे रही है तो बताओ मेरे चेहरे पे स्माइल आ जाएगी या नहीं आ जाएगी। मैं कहूँ बहुत अच्छे बच्चे यार, ऐसा होता है हमारे साथ, प्रैक्टिकल केस में भी हुआ है। एक पुरानी फ़ीस थी 14-15 की, वो अभी 1 आध साल पहले पैसे वापस आए। और वो कैसे, वो बच्चा, कई बार होती है प्रॉब्लम, जेन्युइन प्रॉब्लम होती है, और बच्चा हमें नहीं देने आया, सोच रहा है यार उसको थोड़ा अजीब, सर को फेस टू फेस मिलेंगे। मतलब वो जो हमारा घर वाला सेंटर है, आपने देखा होगा, जहाँ 10th की क्लास होती थी, तो वहाँ पर क्या हुआ, बच्चा एनवलप में डाल के और लेटर में डाल के दे के चला गया फीस, और उस पर लिख दिया कि सॉरी सर मैं आपके फ़ीस टाइम से नहीं दे पाई थी, कुछ प्रॉब्लम्स थी ये वो। मैंने कहा यार देखो ये तो हमारा एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल बन गया, जिसको क्या बोलते हैं, बैड डेट्स रिकवर्ड। समझ में आया। तो जब डूबा हुआ पैसा हमारा रिकवर हो जाता है, जब क्या हो जाता है बेटा, डूबा हुआ पैसा क्या होता है, रिकवर हो जाता है। वैसे ऐसे कम लोग होते हैं, ध्यान रखना, ज़्यादातर तो इसी वाली कैटेगरी के रहते हैं, पैसा डूब गया है, हटाना कौन है, तो वो हटाओ, ख़त्म कहानी। वरना कई बार हमारे पास जब ऑर्गेनाइजेशन का जो पैसा डूब जाता है, जब डूबा हुआ पैसा हमें रिकवर हो जाता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं बेटा, बैड डेट्स रिकवर। समझ में आई बात या नहीं? अरे बोलो फटाफट। हाँ जी, तो ये हमारा कॉन्सेप्ट है, बस बात खत्म हो गई। अब डूबा हुआ पैसा अगर हमारा रिकवर हो जाता है तो वो क्या बन जाएगी, इनकम। वो क्या बन जाएगी, इनकम। और जो पैसा डूब जाता है वो क्या बन जाता है, लॉस। खत्म। आई बात समझ? तो जो पिछले साल पैसा डूबा था अब रिकवर हो रहा है, उसको हम क्या बोलेंगे, बैड डेट्स रिकवर्ड। क्लियर हो गई सारी बातें? अब देखो बातों बातों मैंने कितने सारे टर्म समझाए, समझ में आया? परचेज, सेल्स, कैश परचेज, क्रेडिट परचेज, कैश सेल, क्रेडिट। तो कोई आपसे पूछे परचेजेस, तो ऐसे जवाब मत देना खरीदना, इंग्लिश टर्म, वो तो फिर ऐसा लगता है अनपढ़ों वाला काम कर रहे हैं। तो जैसे कोई परचेज पूछे तो सीधा गुड्स से रिलेटेड बात आनी चाहिए, सीधा उसको समझाना कि परचेज एक अकाउंटिंग टर्म है जो हम अकाउंट्स में यूज़ करते हैं। किस लिए यूज़ करते हैं? फॉर परचेज ऑफ गुड्स। वेन एवर वी परचेज द गुड्स वी ऑलवेज ओपन कौन सा अकाउंट, परचेज। और परचेज 2 तरीके का होता है, कौन कौन सा? कैश परचेज, क्रेडिट परचेज। सामान खरीदा, हैंड टू हैंड पेमेंट करी, टाइम से पेमेंट करी, उसे क्या बोलेंगे, कैश परचेज। सामान खरीदा और पेमेंट हम बाद में करेंगे, उसे बोलेंगे क्रेडिट परचेज। फिर बोलेंगे परचेज रिटर्न। परचेज रिटर्न क्या होता है? जब हमने सामान खरीदा और खरीदा हुआ माल हमने क्या कर दिया, वापस, उसको हम बोलते हैं परचेज। तो रिटर्न क्यों वापस करा? डिफेक्टिव है, लेट डिलीवरी है, डिफरेंट साइज़ है, डिफरेंट कलर है, कुछ भी मान लीजिए। समझ में आया? और दूसरा क्या होता है, परचेज और एक होता है, अच्छा जिनसे हम उधार सामान खरीदते हैं वो क्रेडिटर्स। वो क्या होता है? क्रेडिटर। क्रेडिटर्स हमारे सर पे कर्जा। क्रेडिटर्स को मैंने वहाँ बिठाया जानबूझकर, जिससे आपको आइडिया लग जाए बॉडी लैंग्वेज से। जिन लोगों से हमने उधार सामान खरीदा, तो उधार सामान खरीदा हमारे सर पे बैठे हैं, वो पैसे मांगते रहेंगे तो कर्जा है, और कर्जे को हम आगे जाकर क्या नाम देंगे, लायबिलिटीज़। लायबिलिटीज़ में करंट लायबिलिटीज़ आएंगे, ठीक है। सेल्स क्या होता है? सेल्स एक अकाउंटिंग टर्म है जो हम किस लिए यूज़ करते हैं, फॉर सेल ऑफ गुड्स। वेन एवर वी सेल द गुड्स वी ऑलवेज ओपन कौन सा अकाउंट, सेल्स। समझ में आया? और सेल हमारे पास 2 तरीके की होगी, कैश सेल। कैश सेल सामान बेका, हैंड टू हैंड पैसा आएगा, उसको बोलते हैं कैश सेल। क्रेडिट सेल सामान बेका और पैसे हमारे पास लेटर डेट में आएंगे। और जिन लोगों को हम उधार सामान बेचते हैं उन्हें क्या बोलते हैं, डेटर। और सेल से ही कनेक्टेड जुड़ा हुआ वर्ड कौन सा है, सेल्स रिटर्न। यानी कि सामान बेका और बिका हुआ माल हमारा वापस आ गया। क्या सर ऑर्गेनाइजेशन के पास बिल्कुल आ सकता है, कस्टमर को सामान हमारा पसंद नहीं आया, या डिफेक्टिव है, लेट डिलीवरी, डिफरेंट साइज है, डिफरेंट कलर है, जो भी कुछ है। अब डेटर से कनेक्टेड वर्ड क्या बनेंगे, सोलवेंट। वही सोलवेंट अच्छे लोग, वो लोग जो हमारा पैसा टाइम से पे कर देते हैं, कोई। एंड इंसॉल्वेंट का मतलब वो लोग जो पैसा हमारा टाइम से पे नहीं करे। समझ में आई बात या नहीं? समझ में आई बात या नहीं आई? जी सर, बिल्कुल क्लियर बातें हैं।
उसके अलावा अगर हम बात करते हैं सोलवेंट इंसोलवेंट, व्हाट इज़ बैड डेट्स। बैड डेट्स क्या होता है? जो पैसा हमारा डूब जाता है, अमाउंट ई रिकवर, जो पैसा हमारा रिकवर नहीं हो पाया। और जब डूबा हुआ पैसा हमारे पास रिकवर हो जाता है उसको हम क्या बोलते हैं? बैड डेट्स रिकवर। बैड डेट्स हमारे लिए लॉस है और बैड डेट्स रिकवर्ड हमारे लिए इनकम है। अब बताओ बातों बातों में ये 11-12 टर्म्स और हो गए या नहीं हो गए? ठीक है बच्चों। सर अब हाँ अच्छा डिस्काउंट, हाँ डिस्काउंट रहेगी ना हमारी। चलो डिस्काउंट भी समझा देता हूँ। ये ना डिस्काउंट, डिस्काउंट भी समझ लेते हैं। तो डिस्काउंट क्या होता है? जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है, डिस्काउंट रिडक्शन इन द प्राइस ऑफ कमोडिटी या सर्विस, एनी टाइप ऑफ रिडक्शन इन द प्राइस ऑफ कमोडिटी, उसको हम बोलते हैं डिस्काउंट। डिस्काउंट का मतलब होता है छूट एक तरीका। जैसे कि जब हम कहते हैं यार आप एक सब्जेक्ट पढ़ रहे हो तो इतनी फ़ीस है, 2 सब्जेक्ट इतनी फ़ीस है, फिर आप बोलते हो सर थोड़ा डिस्काउंट कर दो। आप किसी शॉप पे जाते हो, सर थोड़ा डिस्काउंट कर दो भाई, डिस्काउंट कर दो। तो डिस्काउंट का मतलब आप ज़्यादा पे करना चाहते हो या कम पे करना चाहते हो? कम। तो जो आप रिडक्शन ले रहे हो इन द प्राइस ऑफ कमोडिटी उसको हम क्या बोलते हैं? डिस्काउंट। डिस्काउंट 2 तरीके का है, एक ट्रेड डिस्काउंट है और एक कैश डिस्काउंट। बट ये ट्रेड डिस्काउंट जब आप लार्ज क्वांटिटी में सामान खरीद रहे हो, जब आप सामान कैसे खरीद रहे हो? लार्ज क्वांटिटी में, उसको हम क्या बोलते हैं? ट्रेड डिस्काउंट। यानी कि अभी आप सैनी की दुकान पे जाओ, भैया एक रजिस्टर, वो बोल रहा है एक रजिस्टर 50 का है, तो आप बोलते हो भैया 1 दर्जन लेने हैं। तो जैसे आप 1 दर्जन बोलोगे चलो ठीक है 45 का लग जाएगा। कितने का लग जाएगा? 45 का। तो जब व्हेन यू बाय गुड्स इन लार्ज क्वांटिटी और आप डिस्काउंट लेते हो या देते हो, अब बिज़नेस है तो बिज़नेस क्या कर सकता है? कस्टमर को सामान बेचेगा, तो कस्टमर को सामान बेचेगा तो क्या करेगा? डिस्काउंट देगा। अरे बोलो यार, और मैं बिज़नेस हूँ, बिज़नेस सप्लायर से क्या करेगा? सामान खरीदेगा। बोलो ना भाई, मैं कहीं से खरीदूंगा तभी तो आगे बेचूंगा। अगर मैं कहीं से खरीद रहा हूँ तो फिर क्या हो जाएगा? फिर मुझे डिस्काउंट मिलेगा। तो जब लार्ज क्वांटिटी में सामान लेने या लार्ज क्वांटिटी में सामान देने से जो हमें डिस्काउंट मिलता है या देते हैं हम, उसको हम क्या बोलते हैं? ट्रेड डिस्काउंट। समझ में आया? कैश डिस्काउंट का मतलब होता है टाइमली पेमेंट करने की वजह से। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ टाइमली पेमेंट? आप टाइम से पेमेंट कर दो। आप बोल रहे हो भैया मैं भी हैंड टू हैंड पेमेंट करूँ, बताओ कितना डिस्काउंट होगा? एक होता है कि उनकी पॉलिसी आप 20 दिन में पेमेंट कर देना, कोई डिस्काउंट नहीं है। आप बोलते हो भैया अभी पेमेंट कर, इमीडिएट पेमेंट कर। तो टाइमली पेमेंट करने की वजह से जब एक ऑर्गेनाइजेशन को डिस्काउंट मिलता है या वो डिस्काउंट देती है कस्टमर को, जैसे अगर आप हमारे यहाँ पे पूरे साल की फ़ीस दोगे तो आपको कुछ ना कुछ एडिशनल डिस्काउंट मिल जाएगा। आपको देनी होगी तो आप बता देना, वो प्रैक्टिकली केस बता रहा हूँ। तो टाइमली पेमेंट करने की वजह से जब एक कस्टमर को डिस्काउंट मिलता है या फिर हम डिस्काउंट देते हैं, वो क्या है? कैश डिस्काउंट। अब कैश डिस्काउंट में 2 हो गए, डिस्काउंट अलाउड और डिस्काउंट रिसीव। डिस्काउंट देना, अगर हम अपने कस्टमर को डिस्काउंट दे रहे हैं, जैसे मैं बिज़नेस हूँ, मैंने किसी को सामान बेचा तो मैंने कहा ठीक है भाई चल तू पैसे दे दियो, टाइम से 1 दिन के अंदर पैसे दे दे, 10% का डिस्काउंट ले ले, उसको हम क्या बोलेंगे? डिस्काउंट अलाउड। क्या बोलेंगे? डिस्काउंट अलाउड। कस्टमर को हमने डिस्काउंट दिया है तो दैट इज डिस्काउंट अलाउड। जब बिज़नेस को कहीं से क्या होता है? डिस्काउंट मिलता है, उसको हम क्या बोलते हैं? डिस्काउंट रिसीव। समझ में आई बातें? डिस्काउंट अलाउड हमारा एक्सपेंस बनेगा क्योंकि हम डिस्काउंट दे रहे हैं, खर्चा है हमारा। तो डिस्काउंट अगर बिज़नेस को मिल रहा है तो वो इनकम बनेगी। अभी हम एक्सपेंसेस, इनकम, इन सबको भी अच्छे से समझेंगे। समझ में आई बातें? नहीं तो अभी तक आप लोगों ने काफ़ी सारे टर्म्स क्लियर कर लिए हैं।